दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, और 30 में से जो 5 प्रश्न होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा जो होगा ना पेपर, उसमें हूबहू जाकर छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक, इसलिए बारीकी से सारे प्रश्न को आप देख लीजिएगा। आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ऑप्शन ए में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, सी में लिखा है कुमारगुप्त और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ देखिए गुरु नानक, बी में लिखा हुआ गुरु तेग बहादुर, और सी में लिखा हुआ गुरु गोविंद सिंह और डी में लिखा है गुरु रामदास। तो दोस्तों आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, सी में लिखा है झारखंड और डी में लिखा है केरल। तो दोस्तों आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा चौथा नंबर कहता है कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा है सूर्य, बी में लिखा है शिव, सी में लिखा है विष्णु और डी में लिखा है राम। तो आपको बताना कि कर्ण के पिताजी का नाम जो था वो क्या था? तो सूर्य नाम था। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि बृहस्पति नामक कौन था? ऑप्शन ए में लिखा है मिथिला के राजा, बी में लिखा है मिथिला के राजकुमार, और सी में लिखा है मिथिला का मंत्री, या डी में लिखा हुआ मिथिला के संतरी। तो दोस्तों आपको बताना है कि बृहस्पति नामक कौन था? तो मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिए। सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 30 में से 5 प्रश्न आपका फाइनल पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मेरा गारंटी है, इस बात को आप विश्वास मानिए। ठीक है, इसलिए बारीकी से सारे प्रश्न को देखिए। जो प्रश्न इसमें आपको लगता है कि याद हमको नहीं है, उसे नोटबुक पर लिख कर आप याद कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आपका टाइम के साथ इम्प्रूव होते जाएगा आपका तैयारी। ठीक है, चलिए देखिए छठा नंबर कहता है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा है गुरु नानक देव, बी में लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह, और सी में लिखा हुआ है गुरु रामदेव, और यहाँ डी में लिखा है गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों आपको बताना है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के कैवें गुरु हो गए हैं? सिखों के 10वें गुरु जो हुए बाबू कौन हो गए? गुरु गोविंद सिंह। अभी आपको बताएं सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता है यहाँ पे स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और स्वामी दयानंद का जन्म दोस्तों 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ है। ठीक है, और दोस्तों स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तभी आपके समीप हम रख रहे हैं। ठीक है बाबू, देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कहता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? आपको बताना है कि महाभारत का जो युद्ध था वो कितने दिन तक चला? तो 18 दिन तक चला। कितने दिन तक चला? 18 दिन तक चला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर देखिएगा, कहता है कि वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी थी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है 9 नंबर प्रश्न में कि वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कहता है कि आग कहाँ लगाई गई। दोस्तों आपको बताना है कि 10 नंबर प्रश्न में कि आग कहाँ लगाई गई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ आलसशाला में, यहाँ पर बी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गजशाला में, और डी में लिखा हुआ है यहाँ पर अश्वशाला में, और डी में लिखा हुआ उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 10वां नंबर प्रश्न में बताना है कि आग कहाँ लगाई गई, तो आलसशाला में लगाई गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर कहता है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। दोस्तों वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको बताना है इसमें कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति हैं। कौन है, विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर कहता है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। दोस्तों काफ़ी ही शानदार प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कौरव के पक्ष से, बी में लिखा पांडव के पक्ष से, सी में लिखा राम के पक्ष से, डी में लिखा में से कोई नहीं। तब जो कर्ण थे बाबू, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर प्रश्न कहता है कि बृहस्पति कैसा था। आपको बताना है कि बृहस्पति कैसा था, ईमानदार था, या तो दानशील था, या तो भ्रष्ट था, या तो धनी था। काफ़ी शानदार प्रश्न है। बृहस्पति कैसा था, तो दानशील था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ 15 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। काफ़ी शानदार प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा हुआ छात्र, और बी में लिखा हुआ है अंत्यवासी, सी में लिखा हुआ है धनुर्धारी, और देखिए डी में लिखा ब्रह्मचारी। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। 4 मंथ बाबू का आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में बचा हुआ है। ठीक है, आज 1 अक्टूबर हो चुका है, अभी से आपके पास 4 मंथ का समय एकदम अच्छे तरीके से बचा हुआ है। ये इसलिए आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए। अभी से भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लिख के बार बार याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से पढ़िए बाबू, थ्योरी भी पढ़िए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख कर आप याद कीजिए। आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न लगता है उसको लिख कर याद कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मन से पढ़ाई कीजिए बाबू। 4 मंथ पूरे एनर्जी जोश के साथ झोंक दीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन 480 प्लस मार्क्स जब आपको प्राप्त होगा ना, तो बहुत आपको अच्छा फीलिंग कर पाइएगा। ठीक है, देखिए एक बात आपको मैं बताता हूँ कि इस दुनिया में आपको कोई काम नहीं देता है बाबू। ठीक है, अगर जो आपको कोई काम देगा तो आपका मेहनत ही काम देगा। ठीक, इसलिए जितना मेहनत आपसे बन सकता है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास क्षमता है उतना करिए, कोई कसर मत छोड़िए। इधर उधर 1 मिनट भी समय बाबू बर्बाद मत कीजिए घूमने में, दोस्तों के साथ इधर उधर ऐसी फालतू समय। ठीक है, मन से पढ़ाई कीजिए। तो 2023 बोर्ड एग्जाम को काफ़ी शानदार बनाइए दोस्त बाबू। मन से पढ़ाई कीजिएगा तब ना शानदार बनेगा। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना 480 प्लस, एक बात ध्यान में रखिएगा, उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू आपको देखने को मिलेगा। वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा। ठीक है, इसलिए उस पल को लाने के लिए अभी आपको जी जान से मेहनत करना होगा। इसलिए मेहनत कीजिए, आपके साथ हम बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जीटीएम क्लासेस चैनल को, तो जल्द से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमसे मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी कर सके। सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, इसलिए जल्द से आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए
16 नंबर कहता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर कहता है घर में आग लगी को देख कर कौन लोग पलायमान हो गए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक, आपको बताना है कि घर में अगलगी को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, तो धूर्त लोग हो गए। कौन हो गए? धूर्त लोग हो गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखते हैं हम। देखिए कहता है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। ऑप्शन ए में लिखा पैर पकड़कर, बी में लिखा केस पकड़कर, सी में लिखा हाथ पकड़कर और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये 18 नंबर प्रश्न बताना है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। तो दोस्तों केस पकड़कर निकाला गया। कैसे निकाला गया? केस पकड़कर निकाला गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर है। कहता है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। आपको बताना है ये 19 नंबर प्रश्न में कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं, तो 3 हैं। आपको इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। कहता है कि छात्रों के लिए तपस्या क्या है। आपको बताना है कि छात्रों के लिए बाबू तपस्या जो है वो क्या है, तो अध्ययन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर। कहता है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। ऑप्शन ए में लिखा है साधक को, बी में लिखा है असाधक को, और सी में लिखा हुआ है मूर्ख को, और डी में लिखा हुआ है राजा को। तो आपको ये 21 नंबर प्रश्न बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है, तो साधक को मिल जाती है। किसको? साधक को मिल जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब अगला यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, हिंदू, जैन, या तो बौद्ध, या तो सिख। तो काफ़ी शानदार प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो सिख धर्म के गुरु थे। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिएगा 23 नंबर प्रश्न कहता है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा मनुष्य के द्वारा, बी में लिखा परमात्मा के द्वारा, सी में लिखा दानव के द्वारा, डी में लिखा वीरों के द्वारा। तो दोस्तों आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हम अगला यहाँ पे हमारा 24 नंबर प्रश्न कहता है प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। ऑप्शन ए में लिखा है स्कूल में, बी में लिखा जंगल में, सी में लिखा गुरु के घर में, और डी में लिखा पाठशाला में। तो 24 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, तो गुरु के घर में पढ़ते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर कहता है स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड पे झलक दृष्टिकोण से। आपको बताना है कि स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। आपको अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर कहता है आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली, बी में लिखा है मुंबई, सी में लिखा है कोलकाता, डी में लिखा हुआ है हैदराबाद। तो दोस्तों आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर कहता है कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, कवच और कुंडल, बी में लिखा हुआ तीर और धनुष, और सी में लिखा तलवार, और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इस 27 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताना है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, तो कवच और कुंडल था। क्या था? कवच और कुंडल था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर कहता है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन में लिखा है संस्कृत, बी में लिखा है हिंदी, सी में लिखा है उर्दू, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 28 नंबर प्रश्न में कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है, तो संस्कृत से हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
देखिएगा 29 नंबर कहता है राम परवेश के गांव का क्या नाम था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण, आपके बढ़िया में बहुत बार ये प्रश्न को रिपीट किया गया है। ऑप्शन ए लिखा उत्तर टोला, बी में लिखा दक्षिण टोला, सी में लिखा नया टोला, डी लिखा भिखन टोला। तो आपको बताना है कि राम परवेश के गाँव का क्या नाम था, तो भिखन टोला नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम 30 नंबर प्रश्न कहता है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। ऑप्शन ए लिखा दानव, बी में लिखा आत्मा, और देखिए सी में लिखा मानव और डी में लिखा पशु। तो आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम 30 प्रश्न आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है आपको कि कौन आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए कहता है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ रामनगर में, बी में लिखा हुआ टंकारा में, देखिए सी में लिखा हुआ अयोध्या में, यहाँ पर डी में लिखा में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो से आपका फ्रेंड भी कुछ सीख सके। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके GTM क्लासेस परिवार से जुड़िए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ठीक है, अब मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, 1 मिनट भी समय इधर उधर बर्बाद मत कीजिए। एक बात को ध्यान में हमेशा रखिएगा कि एक बार जो समय बीत जाता है वो ज़िंदगी में कभी भी लाख कोशिश करने पर भी दोबारा नहीं लौटता है। ठीक है, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।